Hello students, welcome to online class of physics. Today in this video we are going to study about combination of cells. In previous lecture we have already done what is a cell, how do we study different parameters of a cell. सेल एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से करंट बनता है किसी सर्किट में। नाउ द करंट गिवन बाय वन सिंगल सेल इज वेरी स्मॉल और वेरी फीबल. So if you need higher currents, if you need more value of current, you need to combine a lot many cells. And what are the ways in which you can combine the cells? There are many. You can combine the cells in series, you can combine the cells in parallel, even you can combine the cells in a mixed combination, means series as well as parallel. तो आज की ये वीडियो इस टॉपिक पे डिवोटेड है कि अगर सेल्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वहां पे किस पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी, ये कैसे निकालें। तो मैं सबसे पहले शुरू करूंगा सीरीज कॉम्बिनेशन से। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को बैटरी भी बोला जाता है। इस बैटरी को आप मोस्ट ऑफ द अप्लायंसेस में यूज करते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी अप्लायंसेस में सिंगल सेल की बजाय कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स यूज होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? व्हेन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल is connected to positive terminal of another cell and so on. कहने का मतलब है कि आपके पास काफी सारे सेल्स हैं, ठीक है, लाइक आई हैव दिस सेल, राइट। इसका ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है। अगर इसको मैं किसी दूसरे सेल के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देता हूं, सी पहले सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को कौन सा कॉम्बिनेशन कहा जाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। अब मैं यहां पे कुछ पॉइंट्स ले लेता हूं, राइट। अब करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से चलता है in this way, right? So let us choose 3 points. This is point A, this is point B, and this is point C, right? In this two cell circuit. पहला जो सेल है इसका EMF E1 है, राइट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। दूसरा जो सेल है इसका EMF E2 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। सो अगर मैं आपसे पूछूं, करंट चलता है इस डायरेक्शन में, I करंट, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है सबके अक्रॉस। तो यहां मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो फर्स्ट सेल है, दिस सेल विद पोटेंशियल EMF E1, इसके दो पॉइंट्स हैं A एंड B। तो यहां पे अगर मैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पूछूं आपसे ए बी के बीच में, सो इट इज गोइंग टू बी VA माइनस VB। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है? EMF माइनस प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इसी तरह से अगर मैं आपसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पूछूं दूसरे सेल के अक्रॉस, मींस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड C, तो वो क्या होगा? That will be VB minus VC, and for second cell it is E2 minus IR2. Hope you can see. अच्छा, फिर इस सेल से मैं एक सेल बनाना चाहता हूं, एक ऐसी बैटरी बनाना चाहता हूं जो इन दोनों के बराबर काम करे। तो सिंबॉलिकली मैं यहां पे क्या शो करूंगा? सिंबॉलिकली मैं शो करूंगा कि मेरे पास एक ऐसा सेल है जिसका जो EMF है
वो इन दोनों के इक्विवेलेंट है, मतलब जितना ये ईएमएफ मिलके दे रहे हैं उतना ये अकेला दे रहे हैं। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी जो है इन दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट है, मतलब जितना ये दोनों मिलके दे रहे हैं उतना ये अकेला दे रहा है। तो ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेल बोलते हैं, मतलब उसके उन दोनों के बराबर का करंट ये भी आई दे रहा है। तो इस सेल के लिए आप क्या इक्वेशन लिखोगे, मैंने क्या किया यहाँ पे बेसिकली इन दोनों सेल्स की बजाय इन दोनों के बराबर का एक सेल रख दिया। ए और सी पॉइंट मेरे सेम रहेंगे, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट सी है। जरा इस इक्विवेलेंट के लिए फॉर इक्विवेलेंट सेल हेल्प करो मेरी इक्वेशंस लिखने में। तो जो इक्वेशन है अपनी VAC कैसे लिखेंगे, VA माइनस VC, दिस इज गोइंग टू बी EMF ऑफ द सेल, कितना है वो E इक्विवेलेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, करंट इससे भी कितना आ रहा है जितना इन दोनों से आ रहा था, दैट इज I, और रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस इसका इन दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होगा। तो इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे काम करो, ऑन दिस साइड आप VB ऐड कर दो और VB सब्ट्रैक्ट कर दो, मींस लाइक दिस, जैसे ये मैंने VB सब्ट्रैक्ट कर दिया और VB ऐड कर दिया, बाकी सारी चीजें वैसे ही देखो, VA ऐसे ही आ गया, VC वैसे ही आ गया नेगेटिव साइन के साथ, बीच में ये दो टर्म्स लिख दी। अगर मैं इस पे वापस जाऊं तो वही आ जाएगा ना मेरा, आई हैव टू चेक कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं। तो एक टर्म को ही ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, इज इक्वल टू क्या आ रहा है, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। चलो अब जरा मैं अगर यहाँ पे ब्रैकेट्स इंट्रोड्यूस कर दूं तो शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन 1 और 2 से VA माइनस VB और VB माइनस VC की वैल्यू है हमारे पास। इक्वेशन 1 और 2 का इस्तेमाल करते हुए उसको यहाँ पे लिखेंगे, वी आर सर्टेन टू गेट, क्या आ जाएगा इस तरफ, VA माइनस VB किसके बराबर है, E1 माइनस IR1 प्लस, बीच में प्लस है, VB माइनस VC किसके इक्वल है, E2 माइनस IR2, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। कैन यू सी दिस? अच्छा इस तरफ थोड़े से चेंजेस, E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन निकाल दो, R1 प्लस R2, और इधर क्या आ गया, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। जरा कंपेयर करो, इधर की ये वाली सारी पहली टर्म इस टर्म के बराबर, यानी कि मेरा E इक्विवेलेंट क्या आ गया, E1 प्लस E2। अगर कंपेयर करें इसको, सेकंड टर्म को कंपेयर करें तो माइनस की जगह पे माइनस, I की जगह पे I, R इक्विवेलेंट की जगह पे क्या है, R1 प्लस R2। What do you see from these results? क्या देखते हुआ कि जब दो सेल्स को सीरीज में जोड़ा जाता है तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होता है वो इंडिविजुअल ईएमएफ्स का सम होता है। अगर दो की बजाय यहाँ पे तीन बैटरीज होती, तीन सेल्स होते सॉरी, तो क्या आ जाता है E1 प्लस E2 प्लस E3, चार होते तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस सो ऑन। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं फॉर, अगर हमारे पास n सेल्स होते तो E इक्विवेलेंट क्या आ जाता है, ये E पहले वाला थोड़ा बड़ा डाल देना, दिस वुड हैव बीन E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन, क्या आ जाता है EM, ये रिजल्ट बन जाता है। और क्या देखा कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंसेस का सम होगा। तो यहाँ पे अगर n सेल्स की बात करें तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस वुड हैव बीन R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, क्या आ जाता, Rn। तो ये जो दो रिजल्ट्स हैं ये अपने काम के हैं। मोर ओवर यहाँ पे आपने एक मैनर में इनको जोड़ा था, फर्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव के साथ। अगर आप इनको उल्टा कर दो, मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं ऐसा करूं कि पहला सेल ऐसे है E1, दूसरा सेल मैं ऐसे लगा दूं, मतलब पहले के नेगेटिव के साथ दूसरे का नेगेटिव ही लगा दूं, तो मेरा जो E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बनेगा दैट वुड बी E1 माइनस E। इस बात का ख्याल रखना। फिर साइन पॉजिटिव की बजाय क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, हालांकि इंटरनल रेजिस्टेंसेस ऐसे ही ऐड होंगे, ईएमएफ नेगेटिव हो जाएगा, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा
और कोई चीज यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में डिस्कस करने वाली हो? नो, दैट्स ऑल। इस तरह से इनको हम सॉल्व करते हैं, राइट? ये हो गया आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन। लेट्स गेट ऑन टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ में आ गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन पे चलते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव के साथ, फिर सो ऑन, इसी तरह से प्रोसेस आगे बढ़ता जाए। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा होता है कि आप सभी सेल्स की, सपोज आपके पास कितने भी सेल्स हैं, 5 सेल हैं, 6 सेल हैं, उन सेल के सभी के पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट पे जोड़ देते हो, सबके नेगेटिव टर्मिनल्स एक पॉइंट पे। तो मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल्स of all the cells to one point and negative terminals of all the cells to another point। किसका? ऑफ सर्किट। किसी सर्किट के एक पॉइंट से आप सभी के पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दो और दूसरे पॉइंट से सभी के नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दो। एग्जांपल के तौर पे मैं एक सिंपल सर्किट बनाऊंगा आपके लिए यहाँ पे। जैसे ये मेरे पास पहला सेल है जिसका ईएमएफ E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। ये मेरे पास नीचे दूसरा सेल है जिसका ईएमएफ E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। इन दोनों के ये वाले पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं और इस तरफ क्या है? नेगेटिव टर्मिनल्स। तो इनके पॉजिटिव टर्मिनल्स को, इन दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल को एक पॉइंट पे जोड़ दिया, इन दोनों के नेगेटिव टर्मिनल्स को एक पॉइंट पे जोड़ दिया। इस तरह का जो कॉम्बिनेशन बनता है we call this parallel combination। let's say कि जो पहला सेल है, क्योंकि डिफरेंट सेल्स हैं पैरेलल में, तो ये I1 करंट देगा। let's say दूसरा सेल कितना करंट देता है? I2 करंट देता है। let's call this point C, और C पॉइंट पे आके ये करंट इकट्ठा होके क्या बन जाता है? I। अगर C पॉइंट से I करंट लीव कर रहा है, इसका मतलब एक पॉइंट पे I करंट एंटर करेगा ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। और दूसरी बात, इसको B1 बोल देते हैं, इस पॉइंट को B2 बोल देते हैं। तो यहां पे मैं फिर से इक्वेशन लिखूंगा किसकी? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC फॉर फर्स्ट सेल। पहले सेल के लिए AC पॉइंट पे क्या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है? VAC इज इक्वल टू VA माइनस VC। क्या बनेगा? ये पहले सेल का EMF कितना है? E1, I1 R1। इस तरह से आप देख रहे हो, ये इसी तरह से लिखेंगे इस इक्वेशन को। चलो, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं तो इनका जो पोटेंशियल होगा वो सेम रहेगा दोनों के अक्रॉस। सो लेट मी नेम इट एज ओनली V, ठीक है। तो यहां से किसकी वैल्यू निकाल लो आप? I1 की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे? V को उधर लेके जाओगे, I1 R1 को इधर लेके आओगे। दिस इज गोइंग टू बी दिस थिंग, E1 माइनस V, इधर आ गया I1 और नीचे चला गया R1। So that's our equation 1। अभी इसी तरह से आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC लिख लो। किस सेल के लिए? सेकंड सेल के लिए। तो सेकंड सेल के लिए क्या लिखोगे? सेकंड सेल के लिए अगर आप सेम इक्वेशन बना के सेम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करोगे, योर I2 is going to be E2 minus V by R2। Now we can clearly see कि जो टोटल करंट है I,
दैट इज नथिंग बट द सम ऑफ I1 एंड I2। ठीक है, तो I1 I2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। I1 की वैल्यू क्या है, E1 माइनस वी बाय R1 प्लस I2 की E2 माइनस वी बाय R2। जरा इनको सही करके लिख दो, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V कॉमन निकाल लेते हैं, 1 बाय R1 1 बाय R2। ठीक है, ये टोटल करंट का एक्सप्रेशन बन गया हमारे पास दोनों सेल्स के लिए। अगर इन दोनों की बजाय एक सिंगल सेल लेता मैं फॉर एन इक्विवेलेंट सेल, इक्विवेलेंट सेल माने कैसा, जिसका ईएमएफ इन दोनों के ईएमएफ का रिजल्टेंट हो और जिसका करंट इन दोनों का रिजल्टेंट हो, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस इन दोनों का रिजल्टेंट हो। तो मैं मान लेता हूं मैं कि वो ये सेल है, इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट और करंट कितना है, टोटल करंट के जितना, दैट इज I। तो इसके लिए आप इक्वेशन क्या बना दें, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लेट से इसका V है, तो ये क्या होता, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, यही बना देना आप। तो क्या आ जाता है यहाँ पे, I की इक्वेशन क्या बनती, I की इक्वेशन बनती E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट, इसको नीचे लाके सॉल्व किया मैंने सिंपली, V by R equivalent. This was our equation 3 for two connected cells and this is our equation number 4 for equivalent cell. Equation 3 और equation 4 को कंपेयर कर दो, I की जगह पे I is equal to की जगह पे is equal to पहली टर्म की जगह पे क्या है, ये ब्रैकेट। तो ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिलता है, ऑन कंपेयरिंग हमें मिलता है इक्विवेलेंट by R equivalent is equal to E1 by R1 E2 by R2। पहला फॉर्मूला तो आपके पास ये हो गया, the ratio of equivalent EMF to the equivalent internal resistance is equal to the sum of individual ratios of the cells। अच्छा, V की जगह पे V आ गया, नेगेटिव की जगह पे नेगेटिव आ गया, 1 by R equivalent की जगह पे ये ब्रैकेट है, 1 by R इक्विवेलेंट की जगह पे ये ब्रैकेट है। इसका मतलब जब सेल्स को पैरेलल में जोड़ते हैं तो जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसका रेसिप्रोकल इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इस तरह का फॉर्मूला आपने 10th में भी किया जब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स लगाते थे। यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है पर रेजिस्टर्स के लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए वही फॉर्मूला लागू होगा। तो इस तरह से हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाता है। अच्छा, सपोज करो कि अब मेरे पास दो सेल्स ना होके काफी सारे सेल्स होते, व्हाट वुड हैव हैपेंड, तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सिमिलरली इसकी एक्सटेंशन क्या चली जाएगी, E3, यहाँ पे 2 डालना था, बाय R3, 4 बाय R4, यहाँ पे क्या चली जाती, 1 बाय R4, 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4 एंड सो ऑन। इस तरह ये चलता जाना था, राइट। होपफुली आपको ये समझ में आ गया है। चलो आगे चलते हैं। अभी इस एक्सप्रेशन को डिराइव करने के बाद आगे क्या पढ़ेंगे। अब मेरे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स तो बन गया, मैंने उनको किसी डिवाइस से जोड़ दिया, उस डिवाइस का रेजिस्टेंस जो है, उस डिवाइस का जो रेजिस्टेंस है वो R है, कैपिटल R। ठीक है, तो मैं मैक्सिमम करंट उससे कैसे, किन कंडीशंस के अंदर ड्रॉ कर सकता हूं। तो अगला हेडिंग बना लो, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। अगर आपको किसी कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम करंट लेना है तो किन कंडीशंस को फॉलो करोगे आप। ठीक है, तो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हम मैक्सिमम करंट कैसे लें, हाउ कैन वी ऑब्टेन मैक्सिमम करंट फ्रॉम ए सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मैं यहां पे सपोज कर लेता हूं कि मेरे पास एक सर्किट है जिसमें पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल एंड सो ऑन। इस तरह से काफी सारे सेल्स कनेक्टेड हैं, सबका ईएमएफ जो है वो सेम है, आइडेंटिकल सेल्स जोड़ लिए मैंने, इनको जोड़ा मैंने किसी, अच्छा पहले का रेजिस्टर R, दूसरे का भी R, तीसरे का भी R। इस तरह से मैंने कितने सेल्स जोड़े हैं, मैंने N सेल्स जोड़े हैं, इनको कनेक्ट किया है किसी डिवाइस से
उस डिवाइस का, ये कुछ भी हो सकता है, दिस में बी अ कार स्टार्टर, दिस में बी अ बल्ब, दिस में बी अ टॉय फैन, कुछ भी हो सकता है, ये इसका रेजिस्टेंस R है। तो किस हालात के अंदर मैं इससे मैक्सिमम करंट ऑब्टेन कर सकता हूं? n आइडेंटिकल सेल्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा है। सो मैक्सिमम करंट किसके बराबर होगा? व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम करंट? टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस। समझ रहे हो? टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो इन दिस केस टोटल EMF कितना होगा? पहले का EMF E, दूसरे का E, तीसरे का E, चौथे का E, सबका E है। तो E plus E plus E plus E goes on for what terms? For n number of terms. This will become NE, right? Total resistance, पहले का कॉम्बिनेशन इंटरनल रेजिस्टेंस R, दूसरे का R, तीसरे का R, सीरीज में ये सिंपली ऐड होते हैं तो R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R सो ऑन। कितनी टर्म्स के लिए? n टर्म्स के लिए। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया? NR। ये सारे इंटरनल रेजिस्टेंस किसके साथ सीरीज में कंबाइंड है? एक्सटर्नल रेजिस्टर के साथ। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, इंटरनल हो गया NR, एक्सटर्नल हो गया दिस R। तो ये रिजल्ट आ जाता है हमारे पास। क्या फॉर्मूला बन जाता है? NE by NR plus R. So this is the formula by which we can give the current. अब कंडीशंस आप यहां से डिराइव कर लो। केस 1 अगर मैं डिराइव करूं वो क्या हो सकता है? अब सपोज करो कि मेरे सेल्स जो हैं वो नए हैं, ठीक है? नए सेल्स का मतलब है कि इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है, इसका मतलब एक्सटर्नल ज्यादा है। इफ R इज वेरी ग्रेटर देन R, अगर स्मॉल r से बहुत बड़ा हो कैपिटल R, अगर R खुद बहुत स्मॉल है तो NR की प्रोडक्ट भी स्मॉल ही होगी, तो NR कैन बी निगलेक्टेड। इस केस में आपका करंट कितना बनेगा? I will be equal to NE by R। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? N times E by R। What is E by R? That is current given out या current drawn by one cell। तो टोटल करंट जो है यहां पे क्या लिखोगे आप? जो टोटल करंट है वो N टाइम्स करंट बाय वन सेल है। इस बात का ध्यान रखना, ये पॉइंटर आपका इंपॉर्टेंट है। चलो केस सेकंड करते हैं। केस सेकंड का मतलब है कि सेल्स पुराने हैं, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बढ़ गया है, या बाहर जो अप्लायंस लगा उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। उस केस में क्या होगा? मींस वी आर सेइंग दैट R इज वेरी ग्रेटर देन R। इस केस में NR बहुत लार्ज हो जाएगा, R पहले ही खुद बहुत बड़ा है, उसके साथ एक N मल्टीप्लाई हो गया तो और बड़ा हो गया। R जो है वो बहुत स्मॉल है तो R कैन बी निगलेक्टेड इन एडिशन टू या एज कंपैरिजन टू स्मॉल NR। तो आपका टोटल करंट क्या बनेगा? NE by NR। N के साथ N कैंसिल हो गया तो ये बच गया आपका E by R। What is E by R? करंट गिवन आउट बाय वन सेल। तो यहां पे टोटल करंट क्या है? करंट बाय वन सेल। क्या क्लियर होता है आपको यहां से कि अगर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो अप्लायंस का, तो अगर आपको मैक्सिमम करंट लेना है उससे तो आप उनको सीरीज में जोड़ दो। मतलब आपको सीरीज कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम करंट किस कंडीशंस के अंदर मिलेगा? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा? व्हाट अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में क्या कहेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं क्या करता हूं? पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कुछ सेल्स ले लेता हूं, जैसे लेट्स से कि मेरे पास 3 सेल्स हैं यहां पे। पहला सेल EMF इसका E है, दूसरा सेल इसका भी EMF E है, तीसरा सेल इसका भी EMF E है। तीनों के इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है। मतलब कहने का मतलब यह है कि सेल क्या है? आइडेंटिकल है, एक समान है, ठीक है। इनके साथ कनेक्टेड है कोई अप्लायंस
और ये आपस में पैरेलल में थे। अप्लायंस का रेजिस्टेंस कितना है R। इस केस में टोटल करंट क्या होगा, टोटल ईएमएफ। ठीक है, अब यहां पे मुझे ये बताओ टोटल ईएमएफ कितना होगा। ठीक है, चलो इसको लिख के छोड़ देता हूं, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, ऐसे ही निकालते हैं ना करंट। चलो इक्वेशन 1 बना के छोड़ दो। टोटल ईएमएफ देखते हैं। सेल्स किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। अगर सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो सबका जो ईएमएफ है मिला के वो एक सेल के ईएमएफ के बराबर होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबके अक्रॉस पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल या ईएमएफ क्या रहता है, सेम। तो इसका मतलब टोटल ईएमएफ किसके इक्वल हो गया, टोटल ईएमएफ आपका आ गया E के इक्वल। और टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा यहां पे। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तो पहले मैं टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लूं, कितना है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, 1/R इक्विवेलेंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, सेकंड फार्मूला दिमाग में लियो। पहले सेल का 1/R, दूसरे सेल का 1/R, तीसरे सेल का 1/R, चौथे सेल का 1/R। तो ऐसे करते करते लास्ट कितनी टर्म्स हैं ये हमारे पास, n टर्म्स हैं। तो यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका n/R के इक्वल, क्योंकि एलसीएम तो सबका सेम है। एलसीएम सबका सेम, ऊपर 1 + 1 + 1 + 1 अप टू व्हाट, अप टू n। तो क्या बन गया n/R। रेसिप्रोकल करके यहां से आपका R इक्विवेलेंट क्या बन गया, R/n। तो ये आपका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बन गया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है R। ये सारों का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ये बाहर वाले के साथ कैसे कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आपका क्या बनेगा फिर, इंटरनल यानी कि R/n प्लस एक्सटर्नल। तो ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 3 हो गई। 2 और 3 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। आसान काम है ना, मुश्किल तो नहीं है। ये तो हमें बहुत पहले से आती हैं चीजें, बस उनको अरेंज करना सीखा। ठीक है, मतलब बेसिक्स हमें पहले से पता है। तो सेकंड और थर्ड को फर्स्ट में पुट करते हैं। I इज गोइंग टू बी E, टोटल ईएमएफ कितना है E के बराबर। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R + R/n। ठीक है, ये बन के आता है रिजल्ट। इसको बॉक्स में रख लो। चलो इसके स्पेशल केसेस देख लेते हैं। पहले केस 1 करते हैं। केस 1 वही है कि आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में। ठीक है, तो R/n वाली टर्म क्या हो जाएगी, निगलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो I किसके इक्वल आएगा आपका E/R के, यानी कि करंट ड्रॉन फ्रॉम या करंट टेकन आउट फ्रॉम वन सेल, एक ही सेल के बराबर हो गया ना ये। केस 2 कर लेते हैं। इन दिस केस आई एम गोइंग टू से कि आपका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उस केस में R कैन बी निगलेक्टेड, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम है, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बढ़ गया है। तो उस केस में क्या होगा, E इज इक्वल टू R तो निगलेक्ट ही हो गया, R/n बच गया, En पलट के ऊपर चला गया, n into E/R। व्हाट इज E/R, करंट ड्रॉन बाय वन सेल, तो n टाइम्स करंट बाय वन सेल। तो अब आप खुद देख लो इन दोनों केसेस में, यहां पे टोटल करंट है करंट ड्रॉन फ्रॉम वन सेल, यहां पे टोटल करंट है n टाइम्स करंट ड्रॉन बाय वन सेल। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको मैक्सिमम करंट कब देगा, किस कंडीशन पे जाके देगा, जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, किससे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। सो दीज आर द कंडीशंस दैट यू कैन डिराइव। अच्छा, फिर सर आपने इंट्रोडक्शन में मिक्स्ड ग्रुपिंग की भी बात की थी। मिक्स्ड ग्रुपिंग के आप खाली अभी लास्ट रिजल्ट्स देख लो, दैट विल बी सफिशिएंट। अगर कहीं पे उसका कोई न्यूमेरिकल या क्वेश्चन आता है, या ज्यादातर उसका एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो मैक्सिमम जो मिक्स्ड ग्रुपिंग है उसके अंदर आप मैक्सिमम करंट कैसे ऑब्टेन कर सकते हो। सो पे अटेंशन, मिक्स्ड ग्रुपिंग के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, इसके खाली आप एंड रिजल्ट्स याद रखोगे। मिक्स्ड ग्रुपिंग कैसे करेंगे, सपोज मेरे पास एक वायर है,
जिस पे कितने सेल्स अटैच हैं, स्मॉल n सेल्स, स्मॉल n नंबर ऑफ सेल्स, n नंबर ऑफ सेल्स अटैच हैं, ठीक है। देन मेरे पास एक और वायर है जिसमें अगेन कितने नंबर ऑफ सेल्स अटैच हैं, n नंबर ऑफ सेल्स अटैच हैं। एक मेरे पास फिर से एक और वायर है, उसके अंदर भी कितने सेल्स अटैच हैं, n सेल्स अटैच हैं। तो ऐसे करते करते मेरे पास कितनी वायर्स हैं, मेरे पास m रोज हैं, ठीक है। इनकी ग्रुपिंग की है मैंने, इनकी ग्रुपिंग की है मैंने, राइट। m रोज हैं मेरे पास, हर एक रो में कितने सेल्स हैं, n सेल्स हैं। तो इस केस में, इस केस के अंदर, इस केस के अंदर जो आपको टोटल करंट I मिल रहा है, सबके इंटरनल रेजिस्टेंस वो तो चलो आइडेंटिकल है, ये सारे सेल्स आइडेंटिकल है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। वो सबका सेम चलता जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सबके सेम, कितने, स्मॉल r। तो इस केस में मेरे पास जो रिजल्ट आएंगे उनको आप नोट कर लो। पहली बात तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज R इक्विवेलेंट is going to be NR by M। देखो N क्या है, नंबर ऑफ सेल्स इन वन रो, M क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोज। रो का मतलब होता है एक पंक्ति, एक लाइन, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है। अच्छा, देन करंट ड्रॉन कितना है, ये बस एक्सप्रेशंस आप नोट कर लेना। करंट ड्रॉन, टोटल करंट ड्रॉन कितना है, m टाइम्स n टाइम्स करंट गिवन बाय वन सेल अपॉन m टाइम्स ऑफ, अच्छा एक चीज और भी थी, ये सारा जो सर्किट था ये बाहर जुड़ा हुआ था किसी अप्लायंस के साथ, उस अप्लायंस का रेजिस्टेंस कितना था, R। सो m टाइम्स ऑफ R, n टाइम्स ऑफ स्मॉल r, ये आपका आ गया टोटल करंट। आगे आ जाता है कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। आपको मिक्स्ड ग्रुपिंग में मैक्सिमम करंट क्या कब मिलेगा, आपको मिक्स्ड ग्रुपिंग में मैक्सिमम करंट तब मिलेगा जब आपका, ये कंडीशन याद रखना वर्बली इसको, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर रहेगा। उस केस के अंदर आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा। ये कंडीशन एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती है। मतलब टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट इज R विल बी इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज NR बाय M। इस कंडीशन से आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो ये जो तीन पॉइंटर्स हैं मिक्स ग्रुपिंग के लिए, बस आप इनको दिमाग में रखना। अगर कोई इसका न्यूमेरिकल या कुछ भी आता है, यू विल बी एबल टू सॉल्व। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। वी स्टडीड अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ऑफ कोर्स नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।